हेलो दोस्तों, आ जाइएगा सभी हमारे यूट्यूब चैनल देव 63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आ जाइएगा हमारे यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा था ये आपका प्रश्नावली 4.1 चल रही है। द्विघात समीकरण का ये चैप्टर चल रहा है और द्विघात समीकरण में से आपको बहुत यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलता है हाई स्कूल में। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, एक दो तीन सवाल इसमें से आते ही आते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारा सवाल चल रहा था, इसमें जो चैप्टर चला था हमारा प्रश्नावली 4.1 चल रही थी। द्विघात समीकरण का चैप्टर है ये, और इसमें से हमारे जो अब तक पहला वाला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी पिछली क्लास में, और आज हमें करना है प्रश्न नंबर 2। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि घबराना नहीं है, और बिल्कुल हम जो है सवाल के साथ साथ में जो भी सूत्र आ रहे हैं वो सब के सब आपको हैंड टू हैंड हम हर सवाल में कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, वो अब तक हमने जो करा है वो करा है हमने कि द्विघात समीकरण पहचानना कि द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, और द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। तो अब तक हम ये देख रहे थे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, जिसमें जो है चर और अचर, यानी कि चर की जो घात होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, अधिकतम कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हम अभी तक पहचान करके चल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या है, हमें ये प्रश्न दे रखा है, हमें प्रश्न नंबर 2 में है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि प्रश्न नंबर 2 के कुछ सवाल दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सवाल दे रखे हैं। और सवाल हमें जो है इस तरह से दे रखे हैं जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ये सवाल को हमें एक समीकरण के रूप में, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, किस रूप में बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो चलिएगा, हम देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, तो चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 का पहला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है, यानी कि 528 वर्ग मीटर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, यानी कि जो क्षेत्र है ये भूखंड का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है उसकी जो लंबाई है वो किस में दे रखी है, मीटरों में दे रखी है। किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। ठीक है, लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, उसकी जो चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस सवाल से हमें एक समीकरण बनाना है, और वो भी किस तरह का समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निर्धारित करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो चलिएगा, हमें यहाँ पे जो दिया है हम सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे देखा हमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, या 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, माने कि ये आयताकार रूप में है। ठीक है, चलिएगा, माने कि ये मान लेते हैं ये आयताकार इस रूप में है। आयताकार में होता क्या है कि आयताकार में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये तो इसकी होगी क्या, चौड़ाई, ये क्या होगी इसकी चौड़ाई, चौड़ाई, ये तो होगी इसकी चौड़ाई, और ये होगी इसकी लंबाई, ये वाली क्या होगी इसकी लंबाई होगी, लंबाई होगी। आयताकार ये भूखंड है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या है ये, भूखंड है, भूखंड है ये, जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है ये। ठीक है, इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है, यानी कि पूरा टोटल जो है। लेकिन इसकी क्षेत्र की लंबाई, लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी बता रहे कि चौड़ाई के 2 गुने से। तो हमने माना इसके भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये कितनी है, x मीटर है, ये हमने मान लिया। कितनी है ये, हमने चौड़ाई मानी, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमें चलना है।
लंबाई, हमने चौड़ाई तो मान ली x मीटर है। अब ये कह रहे हैं कि जो उसकी चौड़ाई की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए प्रश्न अनुसार लंबाई, लंबाई किसकी लंबाई, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी चौड़ाई का 2 गुना। तो चौड़ाई का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ गया। इससे 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो 1 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से, ये लिख रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, जो चौड़ाई है x मीटर, इससे 2 गुने से, तो 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगी। प्लस कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1 अधिक है तो 1 जोड़ दिया इसमें, तो लंबाई ये आ गई हमारी, इतने मीटर आ गई। ठीक है, अब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमें कितने दे रखा है, 528 वर्ग मीटर। कितने दे रखा है, 528 वर्ग मीटर दे रखा है। ठीक है, बराबर लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, और गुणा चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, x मीटर है। तो ये तो 528 ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की गुणा 2x से करी तो कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस x की गुणा 1 से करी तो x इक्वल x हो गया। अब ये 528 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस के हो गया ना 528, यानी कि इस 528 को हम इस वाले x की साइड में लेके आ गए, तो इधर से इधर आया तो ये माइनस में हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इसको सॉल्व नहीं करने के लिए बोला इन्होंने, क्या बोला है, सिर्फ क्या बोला है कि इस सवाल को जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या बोला है, इस सवाल को, जो सवाल दे रखा है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो निरूपित कैसे करेंगे, पहले इसको बिल्कुल सवाल को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला एक आयताकार भूखंड है, हमने आयताकार भूखंड बना लिया यहाँ पे, ताकि हमारे सवाल में हमसे कोई गलती ना हो, कंफ्यूज हम ना रहे। ठीक है, हमने ये भूखंड बना लिया, इसकी ये चौड़ाई मान ली और ये लंबाई मान ली। चूंकि आयताकार है इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये चौड़ाई इतनी ये है, जितनी ये इतनी ये रहेगी, और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई नीचे वाली रहेगी। ठीक है, हमने अपनी तरफ से प्रश्न, हमने यहाँ पे माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान ली, यानी कि चौड़ाई वाले को कितना मान लिया, x मीटर है। अब प्रश्न के अनुसार चले हम, जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से, जो लंबाई है भूखंड की वो चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई x मीटर है तो इसका हमने 2 गुने से, तो 2 से गुणा कर दी, 2x हो गया, प्लस कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो प्लस 1 जोड़ दिया, तो इतने मीटर हमारी लंबाई आएगी। क्योंकि हमें सूत्र हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 528 वर्ग मीटर, बराबर लंबाई कितनी है, 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है, x। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, इधर तो 528 रहा, इधर x की गुणा 2x से करी तो 2x स्क्वायर हो गया, और x की गुणा 1 से करी तो प्लस का x हो गया। अब इस 528 को भी इधर की साइड में ले आए तो इधर आके ये माइनस का हो गया, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0, तो ये 0 हो गया। ये हमारे क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। यही हमें सिर्फ निकालना था। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं बोला गया, यहाँ पे सवाल में जितना कहा गया आप उतना करिएगा। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, 1 या 2 नंबर में ये आ जाता है। ठीक है, तो चलिएगा आप आराम से इसको वीडियो को रोक करके उतार लेना, मैं तब तक दूसरा सवाल लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये आपका प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा सवाल लिख लिया है। इन्होंने क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी कि ये सवाल दे रखा है, हमें किस रूप में निरूपित करना है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, तो चलिएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव है, पहली बात तो ये है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, धनात्मक है, यानी कि कोई भी माइनस में नहीं है, धनात्मक है, पॉजिटिव है।
दो क्रमागत हैं यानी कि क्रम से हैं, ठीक है, पूर्णांक। अब माना पहला दो क्रमागत कौन कौन से हैं? माना पहला पूर्णांक क्या है? माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है, ठीक है, कितना मान लिया? x है। और दूसरा, इसलिए दूसरे दोनों क्रमागत है ना, क्रम से हैं, यानी कि जैसे एक है, एक के बाद में क्या आएगा? दो, दो के बाद में तीन, यानी कि क्रम से। इसी तरह से तो दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा? इसमें एक जोड़ करके आएगा। क्या कैसे आएगा? एक जोड़ करके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्रम से बोला हुआ है, ठीक है। कैसे बोला हुआ? क्रम से। तो इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा? x + 1, क्योंकि क्रमागत है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। दोनों हो गए। अब क्या बोला इन्होंने? पूर्णांक को इनका गुणनफल कितना देखा? 306। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है? दोनों का पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा है? 306। तो इनकी गुणा करेंगे कैसे? एक तो है x और दूसरा गुणा में कितना? x + 1 बराबर कितना दे रखा है? 306। अब x के गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x², प्लस का चिन्ह तो प्लस का, x के गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 306। अब ये 306 इधर है, इधर लेके आएंगे तो कहाँ कहाँ का हो जाएगा? माइनस का x² प्लस का x माइनस का 306। इधर क्या बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, 0। तो ये क्या आ गई हमारी? एक द्विघात समीकरण। क्या आ गई? द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। और कोई सा भी सवाल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको सवाल को पढ़ना है और जैसे जैसे सवाल में बोला जाए उसी तरह के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाता है सवाल करना। पहले ही सवाल को देख करके घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सवाल बहुत आसान होता है, ठीक है। तो चलिएगा, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो रोक करके फिर से रिपीट करके देख लेना वीडियो को, और अब आप देख लेना वीडियो को। मैं तब तक दूसरा सवाल लिख लेता हूँ, इससे अगला वाला सवाल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल यहाँ पे लिख लिया है। क्या है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। उनकी आयु वर्षों में है, ना कि मासिक में नहीं दे रखी। किस में दे रखी है? वर्षों में दे रखी है। का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 साल के बाद, 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें क्या करना है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इस तरह के सवाल भाई बहुत आते हैं, ठीक है, आयु से संबंधित। और ये आपके स्कूल मतलब काफी सवाल आते हैं, ये इस तरह के कंपटीशन में भी आते हैं ये इस तरह के सवाल। तो खैर बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल होता है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है और बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। तो चलिएगा, हमें तो केवल सिर्फ क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण बनानी है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पर वैसे ये सॉल्व करने के लिए भी काफी आते हैं इस तरह के सवाल, तो ध्यान से देखना, ठीक है। चलिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि जो रोहन है, रोहन बच्चा है, लड़का है उसका, तो उसकी जो माँ है ना, रोहन की माँ है, वो 26 वर्ष बड़ी है उससे। यानी कि अगर वो 1 साल का है तो वो 26 साल बड़ी है, तो यानी वो 27 साल की है। अगर रोहन 5 साल का है तो उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी माँ कितनी होगी? 31 वर्ष की हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि रोहन की आयु तो हमें निकालनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें नहीं पता रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, लेकिन जितनी भी है उससे उसकी मम्मी कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल के बाद, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि जितनी आज के समय है उससे 3 वर्ष बाद
कितना हो जाएगा गुणनफल? 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। कितनी मान ली? माना इस समय जो है वर्तमान में, वर्तमान यानी करंट में जो अब चल रहा है, प्रेजेंट, यानी कि जो वर्तमान आयु है उस समय रोहन की कितनी है? x वर्ष है। तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की, इसलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि 26 साल बड़ी है, तो यानी अगर उसकी x है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 26। मैंने अभी बताया था ना, अगर रोहन 1 साल का है तो उससे उसकी मम्मी कितने की हो जाएगी? 27 साल की। अगर रोहन इस समय 5 साल का है तो उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी? 5 और 26 31 साल की। तो इसलिए रोहन x वर्ष का है तो उसकी मम्मी कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष की। ठीक है। अब ये कह रहे हैं 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा इनका गुणनफल। ठीक है। तो 3 वर्ष के पश्चात, तो 3 वर्ष बाद या पश्चात, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष के बाद? अब x वर्ष का है तो 3 साल के बाद x में 3 जोड़ देंगे। ठीक है। x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद ही क्या? 3 वर्ष बाद ही उसकी मम्मी की आयु। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अब रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26 वर्ष, तो कितनी 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। समझ आया है यहाँ पे? यानी कि इस समय जो है वो x साल का है, तो 3 साल के बाद 3 साल और जोड़ देंगे, 3 वर्ष जोड़ दिए। अब उसकी मम्मी है x प्लस 26 वर्ष की, तो उसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष। तो उसकी मम्मी कितने वर्ष की हो गई? x प्लस 26 और 3 29 वर्ष की होगी। ठीक है। इतने साल की होगी। यहाँ तक समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है। बस आपको समझना है x प्लस 29 वर्ष की उसकी मम्मी होगी। अभी क्या कह रहे हैं? प्रश्न के अनुसार। अब चलेंगे हम किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है अब वो देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है जो उनकी आयु है उसका गुणनफल, इन दोनों की आयु का, उसकी माँ की और रोहन की, रोहन की और रोहन की माँ की आयु का जो गुणनफल है, इन दोनों की जो आयु है, यानी कि रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष और इसकी कितनी, उसकी मम्मी की कितनी होगी? x प्लस 29 में। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आएगा? 303 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष बाद वाली का गुणनफल करना है, न कि इसका करना। 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? यानी कि गुणा करने पर कितना आएगा? कितना आएगा? 360। तो गुणनफल करेंगे तो गुणा कितने करेंगे? x प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में गुणा में क्या आएगा? x प्लस का 29 बराबर 360। अब x की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा। x की गुणा 29 से करेंगे तो कितना आएगा? 29x आएगा। प्लस का चिन्ह लगा दे। 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x आएगा। प्लस 3 की गुणा 29 से करेंगे तो 3 9 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 2 6 2 8 87 87 बराबर 360। अब यहाँ तो x स्क्वायर है, 29x और 3x कितने हो गए? प्लस के 32x हो गए। प्लस अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस का 87 है और ये 360 है। 360 इधर आएगा तो माइनस में आएगा। अभी एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा। 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 273 माइनस के बराबर इधर क्या रहेगा? 0। तो ये ही द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है। क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये पता चल गया। माइनस के 273 कैसे आया? 360 में से 87 घटा दिए, 87 घटाए तो कितना आएगा? माइनस के 273 बराबर 0।
तो ये क्या आ गया, द्विघात समीकरण। हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना था। ठीक है, अगर इसको वैसे सवाल आता तो इसको और भी सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ पे इसके गुणनखंड करने पड़ते। ठीक है, और गुणनखंड करने वाले भी सवाल आएंगे अभी आपकी जो अगली क्लास आएंगी। प्रश्नावली 4 पॉइंट ये चल रही थी, प्रश्नावली 4.1, जो 4.2 के सवाल आएंगे वो इसी तरह के आगे के सवाल आएंगे गुणनखंड निकालने के लिए। यहाँ तक अभी तो केवल सिर्फ ये बताना है कि द्विघात समीकरण हमने जो पिछली क्लासों में सीखा, जो पिछली कक्षा में सीखा, वो हमने द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा। और यहाँ पे जो हमने आज की क्लास में सीखा वो क्या करा, द्विघात समीकरण बनाना सीखा कि द्विघात समीकरण किस तरह से आएगी, किस तरह से बनाई जाएगी। ठीक है, अब जो प्रश्नावली 4.2 है उसमें इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड आपको करने को सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट करके देख लेना। बहुत अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज एक एक पॉइंट क्लियर आपको कराते चलें यहाँ से। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें से भाई जो भी पढ़ाया हो आपको कुछ थोड़ा सा भी अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में और नई प्रश्नावली 4.2 के साथ में। और द्विघात समीकरण को आपको इस तरह से करा देंगे ताकि आपको कोई भी सवाल आपका गलत ना जाए। तो बने रहिएगा हमारी क्लास में। ठीक है, थैंक यू।